आज के इस शो में हमारे साथ हैं जाने माने एस्ट्रो एंड वास्तु एक्सपर्ट मिस्टर वैभव सिंगला जी। जहाँ तक बात रही कि शनि की साढ़े साथी में एक डर फैला रहता है, वो सब मैं ये कहूँगा। लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बात करें, कॉमन मैन की लैंग्वेज में बात करें, तो उसे तो नहीं पता होगा क्या शनि की। जब आपको पता ही नहीं है तो आप शनि की साढ़े साथी से क्यों डर रहे हो? घर का कोई मेंबर हॉस्पिटलाइज्ड है, सीरियस कंडीशन है, एक दो दिन में ही कुछ फाइनल लग रहा होगा, तो क्या लगता है आपको? अगर एस्ट्रोलॉजिकल सब ठीक है और वास्तु कहीं खराब है तो उसका क्या रेमेडी है? एक मेरे क्लाइंट हैं, उनका एस्ट्रोलॉजिकली सब कुछ ठीक था, लेकिन चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा था उनको। तांत्रिक एक्टिविटीज आर बेसिकली रिलेटेड विद पैरानॉर्मल। आई थिंक एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्ट करना किसी को, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक एज लिमिट भी रहती है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में वास्तु या एस्ट्रोलॉजी से, तो वो लॉन्ग टर्म में कैसे बेनिफिट होगा? क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे पेशेंस लेवल थोड़ा सा कम रहता है। एस्ट्रोलॉजिकल उपाय तो कर रहे हो, वो होगा तो तब ना जब आप खुद मेहनत करोगे। आप बैठे हो सोफे पे कि पैसे आ जाए, पैसे कहाँ से आ जाएंगे? नमस्ते और मेरा हार्दिक अभिनंदन आप सभी को रेडियो डा दिल्ली से। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे बबीता गौड़, और आज के इस शो में हमारे साथ हैं जाने माने एस्ट्रो एंड वास्तु एक्सपर्ट मिस्टर वैभव सिंगला जी। नमस्कार। तो सर, आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से करी? बबीता, मैंने सबसे पहले तो जॉब की है लास्ट 25 साल इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री, और विद गॉड्स ग्रेस अच्छा करियर रहा मेरा उसमें भी। 2023 तक मैंने जॉब किया। 23 मई ऑनवर्ड्स आई लेफ्ट माय जॉब एंड गॉट इनटू एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु फुल टाइम प्रोफेशनली। तो एस्ट्रो और वास्तु में आपने किया है, तो यहाँ इस लाइन में आने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा की बात तो ये है कि देखिए, वैसे तो मेरे मदर एंड फादर पिछले 30 साल से एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में हैं, लेकिन वो कोई इमीडिएट रीज़न नहीं रहा मेरा इस लाइन में आने के लिए। बेसिकली कुछ 5-6 साल पहले मैंने थोड़ा बहुत सीखना शुरू किया था अपनी मदर से, बट दैट वाज जस्ट आउट ऑफ क्यूरोसिटी एंड हॉबी एंड प्रोबेबली फॉर पर्सनल यूज़ ओनली। जैसे हाँ, आप जानती हैं कि जॉब में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चलते रहते हैं जी। तो उसी की वजह से जैसे उनसे कुछ गाइडेंस लेता रहा मैं। सर, एस्ट्रो और वास्तु में क्या डिफरेंस होता है? एस्ट्रो और वास्तु में डिफरेंस की जहाँ तक बात है, तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमको दर्शाती है हमारे पूरी लाइफ के बारे में, कि हमारी लाइफ में हमको क्या काम करने चाहिए, क्या पढ़ाई करनी चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए, किस तरीके के किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, किस कलर की गाड़ियाँ लेनी चाहिए, घर कब बनेंगे, हमारी शादियाँ कब होंगी। हमारी अपनी लाइफ के बारे में एस्ट्रोलॉजी बताती है। जी। एक और ब्रांच है एस्ट्रोलॉजी की जिसमें हमको जियो पॉलिटिकल इश्यूज, वेदर और मनी मार्केट, इन सब के बारे में पता लगता तो है। ये सब साइंटिफिक होता है? ये एवरीथिंग इज साइंटिफिक। वास्तु जो है दैट इज बेसिकली अबाउट कि कोई भी जो बिल्डिंग बने, कोई भी जो एरिया बने जहाँ पे लोग रह सकते हैं। रहने से मतलब ये नहीं है कि रेसिडेंशियल ओनली, जहाँ पे भी लोगों का काम हो, चाहे फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, दैट कंस्ट्रक्शन, वो सिटी हो या कुछ भी हो, उसमें वास्तु का इन्वॉल्वमेंट होता है। वास्तु इज बेसिकली द एंशियंट साइंस ऑफ आर्किटेक्चर, यू कैन से इन इजी वर्ड्स। एस्ट्रोलॉजी क्या हमारी मेडिकल साइंसेज में भी हेल्प कर सकती है? बहुत ज़्यादा, और लीगल साइंसेज में? बहुत ज़्यादा काम करती है एस्ट्रोलॉजी। बबीता, आप देखिए, अगर टाइम टू टाइम आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हैं तो बिफोर हैंड you can be well aware of the times when there can be situations of legal or medical emergency in your life, और उसमें से आप निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे और कितना लंबा चलेगा, ये सब चीज़ें उसमें से हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम जान सकते हैं। इनफैक्ट मेरा तो यहाँ तक देखने में आया है मेडिकल के अंदर काफ़ी हद तक, जिसमें मैं कहूँगा कि 70-80% तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट एटलीस्ट 50 to 70% तक तो ये भी पता लग सकता है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू
कि अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो किस टाइप की आएंगी, बॉडी के कौन से पार्ट्स में मेडिकल इश्यूज आ सकते हैं। यहाँ तक एक और चीज़ पता लग जाती है, अगर सपोज़ कीजिए कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड हो, उसके लिए आप किसी समझदार एस्ट्रोलॉजर से बात करें तो वो उस वक्त एस्ट्रोलॉजर ये तक बता सकता है आपको कि जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है पेशेंट को, वो ट्रीटमेंट सही है या नहीं है, डॉक्टर सही है या नहीं है, या वो ठीक होंगे या नहीं होंगे। मेडिकल साइंस में, लीगल साइंस में तो एस्ट्रोलॉजी का बहुत महत्व है। जी। अब एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स की हम बात करें तो वो रियल होता है या इमेजिनरी रहता है? देयर इज नथिंग इमेजिनरी इन दिस। ओके। और इनके क्या इफ़ेक्ट्स रहते हैं हमारे लाइफ में? देखिए, जो हमारी गैलेक्सी है आज की डेट में, जो सोलर सिस्टम है, जी। उसमें जो हम प्लैनेट्स पढ़ते आए हैं अपने स्कूल्स में, सन के पास जो हैं मरकुरी, वीनस और फिर अर्थ आता है, उसके बाद मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है। ये जो रियल प्लैनेट्स हैं, जी। इन्हीं का कैलकुलेशन करके हम लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर वही होता है जिसको एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस आती हैं। एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्ट करना हो किसी को तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक एज लिमिट भी रहती है? वैसे तो 12 साल के बाद जो एज होती है, 12 साल के बाद एक बच्चे के जो प्लैनेट्स होते हैं वो एस्ट्रोलॉजिकली डेवलप कंप्लीट हो चुके होते हैं। जी। तो 12 के बाद कंसल्ट करना चाहिए। मिनिमम आप मान के चलिए 8-10 साल की एज तो रखनी ही चाहिए, जिससे कम में कि बच्चों के लिए कंसल्ट नहीं करना चाहिए। उसका कारण क्या है, 4 साल तक की एज तक तो जो माँ होती है, माँ के एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स का इफेक्ट बच्चों पे आ रहा होता है। जी। 4 से 8 साल में मदर और फादर दोनों का आ रहा होता है, और 8 से 12 साल में मदर, फादर और जो एनवायरनमेंट है उन सब का आ रहा होता है। बच्चे के अपने प्लैनेट्स वो डेवलपमेंट फेज में होते हैं। जी। होता क्या है, जब आप एक छोटे बच्चे को एस्ट्रोलॉजिकली कुछ कंसल्ट करते हैं तो देखिए, जब आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम है तभी जा रहे हैं, जी। तो डॉक्टर कुछ ना कुछ मेडिकेशन देगा। जब वो मेडिकेशन देगा तो बॉडी की जो फॉर्मेशन है उसमें इंटरनली कुछ चेंज आएगा। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाएंगे तो वो एस्ट्रोलॉजर कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट, उसका उपाय बताएगा। उसमें हम जब वो उपाय करेंगे तो हम बेसिकली वो उपाय करके उन ग्रहों का जो नेचुरल मोड ऑफ मूवमेंट है, वो जो इफ़ेक्ट करना चाह रहे हैं उसमें हम चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बच्चे को जो अपनी ग्रोथ मिलनी चाहिए, वो ग्रोथ फिर उसको नेचुरल ग्रोथ में हम चेंजेस ला रहे हैं, वो हमको नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरा पर्सनल सजेशन होता है कि छोटे बच्चों की कभी हॉरोस्कोप मत कंसल्ट करो अनलेस देयर इज़ अ मेजर मेडिकल इशू कि जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं और डॉक्टर्स ट्रीट नहीं कर पा रहे हो। तो और मेडिकल इश्यूज़ में अगर देखा जाए तो फिर जैसे आप अभी कह रहे हैं कि 12 साल तक हम नहीं एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं आती है, तो जी। उस केस में क्या रेमेडी रहती है नहीं, एस्ट्रोलॉजी में? इट्स नॉट अबाउट एक्यूरेट प्रिडिक्शन। ओके। प्रिडिक्शन तो एक्यूरेट ही आएगी उसकी तो भी। 12 साल से पहले भी हम मैं ये कह रहा हूँ कि उससे पहले करना नहीं चाहिए ओके। अनलेस देयर इज अ मेडिकल इमरजेंसी। जी। अगर किसी बच्चे की कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है तो बच्चे की खुद की हॉरोस्कोप तब तो आप कंसल्ट कर लीजिए। जी। और अगर बच्चा बहुत छोटा है, जैसे 2-3 साल का है, तो बच्चे की भी और मदर की भी दोनों की हॉरोस्कोप दिखाइए। फिर ऐसे में उसमें दोनों का कंबाइंड। कंबाइंड एक सही एस्ट्रोलॉजर देख के फिर बता पाएगा कि जी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना तो आपके चाहिए। कहने का मतलब कि मदर के प्लैनेट्स ज़्यादा इफेक्ट करेंगे इफेक्ट बच्चे को कर रहे होते तो हैं। वो रेमेडीज बच्चे के लिए होगी या फिर मदर के लिए? दोनों के लिए वो बताएगा एस्ट्रोलॉजर कि बच्चे के लिए क्या करने की ज़रूरत है, और मदर भी करेंगे तो वो दोनों का कंबाइंड देख के बताएगा। बच्चे की क्यों नहीं देखनी है, जो मेरा पर्पज़ है कि लेट द चाइल्ड ग्रो इट्स नेचुरल वे। उसमें आप सपोज कीजिए कि आपने 7 साल की एज में विदाउट एनी मेडिकल इमरजेंसी आपने नॉर्मली आपने कहा कि आपको कंसल्ट करना है जी। और आप हॉरोस्कोप लेके आ गए। अब एज एन एस्ट्रोलॉजर, कोई भी जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो अगर उनको हॉरोस्कोप देख के लगा कि इनके आने वाले टाइम में दिक्कतें आ रही हैं कुछ, तो वो बताएंगे आपको कि ये दिक्कतें आ रही हैं। जी। तो आप उनसे पूछेंगे कि जी इनका क्या उपाय किया जाए, तो वो आपको उपाय भी बता देंगे और आप वो उपाय करना शुरू कर देंगे। अच्छा सर, जैसे हम बर्थ होता है, बच्चे का बर्थ होता है, तो उस टाइम पे जैसे टेवा हम बनाते हैं जी। तो उसमें फुल लाइफ का जैसे वो डिटेल्स उसमें डालते जी। हैं,
तो उसमें और जो ऑन द स्पॉट जो हम प्रेडिक्शंस करते हैं उसमें कैसे क्या फ़र्क आ सकता है? उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। जी। अगर टेवा इज़ जस्ट डिफरेंट वर्ड जिसके अंदर की क्या होता है कि सिर्फ एक, यानी कि हमारे जो नेटल बर्थ चार्ट होता है, जो जी। कुंडली बनती है, जी। वो एक चार्ट बनाया जाता है और दशाएं लिखी जाती हैं, और आगे उन दशाओं और चार्ट के हिसाब से जो भी प्रेडिक्शन बन रही है, जो एस्ट्रोलॉजर उसको बना रहे हैं प्रेडिक्शन को, जी। वो अपना एनालिसिस डाल देते शनि की 7.5 के बारे में आप कुछ बताएंगे? हैं। देखिए, शनि की 7.5 जो है, और इतना ज़्यादा हाइपर हो गया है आजकल, जो मीडिया ने भी इसको काफ़ी ज़्यादा हाइपर कर दिया है इस टॉपिक को, शनि की 7.5 चल रही है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए शनि की 7.5 जो है, इसका कॉम्बिनेशन ये कैसे बनता है कि किसी व्यक्ति की जो नेटल हॉरोस्कोप है उसमें चंद्र जहाँ बैठा हुआ है, चंद्र जिस भी जगह बैठा हुआ है उससे एक घर पहले जब शनि, हमारे आजकल का जो ट्रांजिट है प्लैनेट्स का, जैसे शनि का अभी अभी 29 मार्च को ट्रांजिट हुआ है जी। एक्वेरियस साइन से पाइसिस साइन, तो अब वो शनि पाइसिस साइन में आ गए, तो जिस जिस व्यक्ति का चंद्र उनकी हॉरोस्कोप में मेष राशि में बैठा हुआ है, उस व्यक्ति की 7.5 अब शुरू हुई है। तो एक घर पहले शुरू हो जाती है और एक घर बाद तक कंप्लीट होने तक रहती है। ठीक है, तो ये तो होता है टेक्निकली कि 7.5 कब लगती है, तो ये 7.5 लगी हुई है। जहाँ तक बात रही कि शनि की 7.5 में एक डर फैला रहता जी। है, जी। वो सब मैं ये कहूँगा उसके 2-3 पहलू हैं। उसमें पहली बात तो ये है कि डरने वाली तो कोई बात होती नहीं, कोई भी ग्रह हमारे लिए कुछ बुरा करने के लिए नहीं है। सब ग्रह जो हैं वो हमारे लिए अच्छा करने के लिए होते हैं। हम क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली नहीं चल रहे होते तो हमारी लाइफ में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आने लग जाती हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अब शनि जिनके लिए अच्छे हों हॉरोस्कोप में, जैसे कि किसी के, अगर हम ये मान के चले कि मकर राशि का लग्न है किसी का, तो उनके लिए तो शनि बहुत ही अच्छे हो गए। राशि का स्वामी। यस, क्योंकि वो मकर राशि के भी जी। स्वामी हो गए और दूसरे भाव के भी स्वामी हो गए जी। शनि उसमें। या किसी का कन्या राशि का अगर लग्न है, उनके लिए भी शनि अच्छे हो गए। ठीक है जी। अब शनि अगर अष्टम भाव के स्वामी है, यानी 8th हाउस के स्वामी है, 12th हाउस के स्वामी है, तो ऐसे में शनि डिफिकल्टीज कर सकते हैं। तो जब शनि की 7.5 चल रही होती है, उस वक्त ये देखना ज़रूरी होता है कि शनि किसी व्यक्ति के हॉरोस्कोप में कौन से भाव के स्वामी हैं, क्या वो भाव अच्छा है या नहीं है। अगर अच्छा भाव है तो शनि कुछ भी खराब नहीं करेंगे। जी। और अगर सपोज कीजिए तुला राशि का लग्न है या वृषभ राशि का लग्न है, तो शनि वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में एक टर्म होती है योग कारक हो जाना, तो शनि ऐसे में योग कारक हो जाएंगे, तो वो तो उस वक्त बिल्कुल सब कुछ ही अच्छा करेंगे। क्या आप जानते हैं भारत के बहुत से प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बने हैं तो उनकी शनि की 7.5 चल रही थी। शनि अगर अच्छे हों किसी के, शनि अगर किसी के अपने स्वराशि में या उच्च की राशि में केंद्रों में बैठ जाएं, तो ऐसे में शनि बहुत ऊपर पहुंचा देते हैं। पर लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बात करें, कॉमन मैन की लैंग्वेज में बात करें, तो उसे तो नहीं पता होगा क्या शनि की। तो इसीलिए तो आपको एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत है। जी। फिर जब आपको पता ही नहीं है तो आप शनि की 7.5 से क्यों डर रहे हो। मैं वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, कुछ शनि राहु केतु जैसे ग्रह जो हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो इन ग्रहों का इनहेरेंट फीचर होता है, जैसे कि बीमारी देना। जी। शनि राहु केतु बीमारी देने में एक उनका इनहेरेंट फीचर है। तो जब 7.5 चल रही है तो एक दो चीज़ें जो कि उनकी इनहेरेंट फीचर्स हैं, वो जो जिनका ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि कोई फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, डिप्रेसिव टेंडेंसीज, जी। ये ट्रिगर करना, हेल्थ इश्यूज आना, जी। और दूसरा ओवर थिंकिंग का पैटर्न बढ़ जाना किसी का। ये चीज़ें हैं वो कॉमन चीज़ें जो कि किसी को भी हो सकती हैं 7.5 के दौरान। अदर देन दिस,
हॉरोस्कोप में देख के ही पता लग सकता है कि शनि की 7.5 का कैसा इफेक्ट आएगा। ये जो ओवर हाइप हो जाता है जी कि शनि की मूवमेंट हो रही है, 29 मार्च को चेंज हो रहे हैं, तो चेंज हो रहे हैं तो हो रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? रोज ही हर महीने सूर्य का गोचर होता है। कॉमन मैन को या जो आम लोग हैं उन्हें इस चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है डरने से। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता हो या एग्जैक्ट टाइम नहीं पता हो तो वो कैसे कंसल्ट करे, कैसे अपना एस्ट्रोलॉजी में देखिए, दिखाएं? डेट ऑफ बर्थ पता लगना तो बहुत जरूरी है। जी, उस केस में अगर एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प मैं कर बताता सकती हूँ आपको, 2-3 तरीके हैं। अगर तो आपको डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ तीनों चीजें नहीं पता, या जी। डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं पता, है? जी तो उसमें एस्ट्रोलॉजी का यूज आप ये कर सकते हैं कि सपोज कीजिए कि आपने कोई प्रोफेशनल एग्जाम दिया है, जी उसका रिजल्ट आने वाला है। आप जानना चाहते हैं कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा, पास होंगे कि या नहीं होंगे। या कोई हॉस्पिटलाइज हुआ है, आप जानना चाहते हैं कि व्यक्ति ठीक होगा कि नहीं होगा। जी इस टाइप के कोई, जिसे कहते हैं ना कि वेयर द आंसर, वेयर यू हैव अ क्लियर क्वेश्चन एंड द आंसर टू द क्वेश्चन इज यस और नो। भाई आप पास होंगे या नहीं होंगे, यस और नो है ना। जी कोई हॉस्पिटलाइज हुआ है तो बाहर आएगा कि नहीं आए बचेगा, यस और नो है। हाँ, कुछ हद तक ये हो सकता है कि कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे में एस्ट्रोलॉजी में एक ब्रांच है प्रश्न कुंडली। जी तो हम प्रश्न कुंडली लगा के ये देख सकते हैं कि कितना इस चांसेस हैं, किस चीज़ के चांसेस हैं, पॉजिटिव चांसेस हैं कि नेगेटिव चांसेस हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है, प्लेस ऑफ बर्थ अवेलेबल है, जी तो फिर टाइम ऑफ बर्थ निकालने का एक सिस्टम अवेलेबल है एस्ट्रोलॉजी में। अगर डेट ऑफ बर्थ है तो हम टाइम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। और अगर उसको डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं पता है तो वो उसमें एक्यूरेसी हम जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर वो लेते हैं तो उसमें एक्यूरेसी होती है एस्ट्रोलॉजी में? जो प्रश्न कुंडली की बात कर रहे हैं, जी प्रश्न कुंडली में एक्यूरेसी होती है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म की होती है। जैसे प्रश्न कुंडली लगती है 2-3 दिन के लिए, 4 दिन कि भाई रिजल्ट तो आपका कल ही आना है ना, जी तो प्रश्न कुंडली 1-2 दिन के लिए लगेगी। आप मुझसे ये नहीं पूछ सकते कि मेरी शादी कब होगी, या बच्चे कब होंगे, या बच्चे ठीक रहेंगे नहीं रहेंगे, या मेरी हेल्थ ठीक रहेगी नहीं रहेगी। मतलब लॉन्ग टर्म इश्यूज के लिए हम प्रश्न कुंडली काम नहीं करते। प्रश्न कुंडली काम करती है कि मेरा कल ये होने, तो मेरा ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। 2 दिन के अंदर कि जी घर का कोई मेंबर हॉस्पिटलाइज्ड है, सीरियस कंडीशन है, 1-2 दिन में ही कुछ फाइनल लग रहा होगा, तो क्या लगता है आपको? वहां प्रश्न कुंडली बहुत सटीक बैठती है। जी बल्कि मैं तो कई बार कोई इस टाइप के सवाल आते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भी अवेलेबल हो, तो उनकी अपनी हॉरोस्कोप के अलावा मैं साथ में प्रश्न कुंडली भी लगा के देखता हूँ कि दोनों में क्या सिचुएशन बन रही है। ओके। आप जेमस्टोन्स और क्रिस्टल्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? देखिए, जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स वगैरह जो है, ये बेसिकली क्या है कि जितने भी 9 ग्रह हैं, जी हर ग्रह का एक अपना कलर डिफाइंड होता है। कि जैसे कि मंगल लाल रंग का है, या बुध जो है वो हरा रंग उनके साथ एसोसिएटेड है। तो इस प्रकार से हर ग्रह के अपने अपने कुछ कलर्स डिफाइंड हैं। तो ये जेमस्टोन्स जो हैं, दिस बेसिकली इज अबाउट दैट कलर थेरेपी। जी ये हम कपड़ों से भी कर सकते हैं और जेमस्टोन से भी कर सकते हैं, खाने पीने की चीज़, खाने पीने की चीज़ों से भी कर सकते हैं। जी फ़र्क क्या आता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कई बार बहुत से क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स ने उनको बताया होता है कोई जेमस्टोन पहनने के लिए, जी जो मेरे अकॉर्डिंगली उनको वो जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए बिल्कुल भी। सर, ये डिफरेंसेस किस वजह से आते हैं? जैसे कोई रेकमेंड करता है जेमस्टोन, कोई एक एस्ट्रोलॉजर एक जेमस्टोन रेकमेंड कर रहा है, जी लेकिन दूसरा एस्ट्रोलॉजर से कहता है कि नहीं, ये रेकमेंडेशन नहीं चलेगा या कुछ इसका जी। इफेक्ट हो जाएगा। तो ये किस वजह से डिफरेंसेस आते हैं? ये डिफरेंसेस बेसिकली बबीता होते हैं नॉलेज एंड एक्सपीरियंस की वजह से। जी किसी एस्ट्रोलॉजर को प्रॉपर एंड कंप्लीट नॉलेज है और एक्सपीरियंस है, किसी को उतना नहीं है, उसकी वजह से होते हैं। It's not because there is a difference in astrology as a subject or it's not correct. It is the lacking of the astrologer. ओके अब जो
हॉरोस्कोप का 8th हाउस होता है वो एक पॉजिटिव हाउस नहीं माना जाता। 12th हाउस होता है वो एक पॉजिटिव हाउस नहीं माना जाता। 12th हाउस और 8th हाउस डेथ से रिलेट किए जाते हैं, नुकसान से रिलेट किए जाते हैं। डेथ तो इनएविटेबल है, वो तो सबकी होनी है। बट देन जी। स्टिल अगेन यू कैन नॉट से मानता हूं कि डेथ इनएविटेबल है एंड देयर इज नथिंग नेगेटिव अबाउट इट, बट जब तक जी रहे हो तब तक तो आप डेथ को नहीं ना कंसीडर कर सकते, जी। और लॉसेस को भी आप नहीं कंसीडर कर सकते। 8th हाउस और 12th हाउस लॉसेस के लिए भी होते हैं, डेथ के लिए भी होते हैं। तो इस केस में जेमोलॉजी हेल्प करती है क्या? मैं वही आपको बता रहा हूँ। जी। जेम्स में क्या होता है कि सपोज कीजिए कोई एक प्लेनेट है जो कि इस लेवल पे है, जब आप उसका जेम पहन लेते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आप उसकी कलर थेरेपी करते हैं। उसके जो सनरेज जब उस जेम से पास होती हैं तो उसका कलर इफेक्ट डायरेक्टली आपकी बॉडी के ऊपर आता है, तो वो प्लेनेट इस लेवल से सीधा ऐसे चला जाता है। जी। जब वो प्लेनेट इतनी तेजी से उसके अंदर स्ट्रेंथ आती है, तो अगर सपोज कोई प्लेनेट 8th हाउस का मालिक है या 12th हाउस का मालिक है जो कि नेगेटिविटी लेके आते हैं, जी। तो वो जब स्ट्रांग हुआ तो नेगेटिविटी स्ट्रांग हो गई। मैंने देखा है कई बार एस्ट्रोलॉजर्स आपको जो प्लैनेट्स, देखिए पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी हर एक में होती है, जी। हमको उसमें एनालाइज करना ये ज़रूरी होता है कि क्या पॉजिटिविटी है और क्या नेगेटिविटी और कितनी। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स 8th हाउस 12th हाउस या उनके प्लैनेट्स के आपको जेमस्टोन्स पहना देते हैं, उससे नेगेटिविटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है एक्सेसिवली। तो जेमस्टोन्स हम अपने टेवा दिखा के एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड करके फिर ही डाल सकते हैं? तभी पहनना चाहिए, अपने आप से तो बिल्कुल भी नहीं। जी। और वो भी एस्ट्रोलॉजर से आपको ज़रूर क्वेश्चन करना चाहिए कि अगर कोई रिकमेंड कर रहे हैं जी। तो वो क्यों कर रहे हैं और एस्ट्रोलॉजिकली कैसे वो उनके लिए पॉजिटिव है और क्या नेगेटिविटीज़ हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स है या नहीं है। हर चीज़ समझ के करनी चाहिए। जस्ट बिकॉज एक एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया कि आप नीलम पहन लीजिए, अब नीलम बहुत बदनाम हो चुका है जी। कि नीलम पहन के तो सन से आदमी को related। क्या हो जाएगा, जी। एक्सीडेंट हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। मेरा ये मानना है और मेरा ये एक्सपीरियंस है, जिसके लिए शनि पॉजिटिव हो जी। उसके लिए नीलम कभी कुछ खराब नहीं करेगा, अनलेस कि आपने नीलम जो पहना है वो सही मेजरमेंट का ना पहना हो। जी। ऐसे में एक मोती जो कि फेमस है कि ठंडा स्टोन है, वो पॉजिटिव करता है। जी। कैन यू बिलीव, एक नेचुरल अगर मोती लिया जाए, जो ये दुबई के पास के जो समुद्र हैं वहाँ का लिया जाए, फ्रेश वाटर पर्ल्स। तो वो पर्ल मृत्यु तक करवा सकता है अगर सही तरीके से ना पहना जाए तो इतने स्ट्रॉन्ग स्टोन्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए डरने की बात नहीं है। इट इज जस्ट दैट प्लीज कंसल्ट अ नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर एंड आस्क क्वेश्चंस एज टू व्हाई आर यू सजेस्टिंग अ पर्टिकुलर जेमस्टोन, जी। देन ओनली वेयर विद कंप्लीट नॉलेज। क्रिस्टल्स भी ऐसे ही वर्क करते हैं, जैसे हमने रेकी में देखा होगा अलग अलग क्रिस्टल्स का यूज़ होता है, जी। तो उनमें और जेम्स में क्या फ़र्क रहता है? क्रिस्टल्स जनरली, मेरा ज़्यादा क्रिस्टल्स पे एक्सपीरियंस नहीं है जी। एक्सेप्ट फॉर यूसेज इन वास्तु, जी। बट जनरली एक्सपीरियंस ये है कि क्रिस्टल्स नेगेटिविटी उतनी नहीं करते हैं। क्रिस्टल्स जो है वो अगर ओरिजिनल जेन्युइन क्रिस्टल्स हैं तो वो एक ऑरा क्लीन करने में, ऑरा में पॉजिटिविटी लाने में, बिकॉज क्रिस्टल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग द सनलाइट, जी। तो वो एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करने में ज़्यादा हेल्प करते हैं। जी। वास्तु के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? वास्तु इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बेसिकली, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अभी तक अपनी खुद की लाइफ में भी और मेरे क्लाइंट्स की लाइफ में भी है जी। कि छोटी छोटी चीज़ें जो वास्तु के अंदर इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन वो इफ़ेक्ट करती बहुत स्ट्रांगली हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सपोज़ कीजिए कि अगर हस्बैंड वाइफ का कमरा जो है, मास्टर बेडरूम जो है, वो जिस जगह होना चाहिए वहाँ पे सही जगह नहीं है, तो ऐसे में हो सकता है कि उनके झगड़े बढ़ जाएं बिना बात के। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि घर के अंदर पॉजिटिविटी ले आती हैं। जी।
आप सोचते भी नहीं हो आपको एक बालकनी में नलके की ज़रूरत होती है कि चलिए हमको नल का पानी का फ्लो चाहिए वहाँ पे प्रोबेबली प्लांट्स को वाटर करने के लिए या किसी और काम के लिए, और आप नलका लगवा देते हैं। लेकिन आप तो ये समझते नहीं है, लेकिन एक वास्तु वाला जब देखेगा तो वो ये दिखेगा कि वो नलका जो है वो कौन सी डायरेक्शन में लगा हुआ है। अगर तो वो लगा नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत अच्छा हो गया, और अगर वही लग गया साउथ ईस्ट में तो वहीं आपके घर के अंदर सभी लोगों की एनर्जी खराब ड्रेन होनी शुरू हो जाएगी। आप वीक फील करना शुरू कर देंगे बिकॉज आपने जहाँ एनर्जी है वहाँ पे आपने पानी डाल दिया। वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस जो कॉमन मैन भी आराम से समझ सके? जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया बबीता कि वास्तु जो है दैट इज अबाउट ऑल दिस स्ट्रक्चर्स एंड सिटीज जहाँ लोग रहते हैं या काम करते बेसिकली हैं। अबाउट द डायरेक्शंस, राइट? नॉट ओनली डायरेक्शंस हेल्प इन वास्तु, बट वास्तु इज अबाउट कि किस तरीके से कहाँ पर रहा जाए। एस्ट्रोलॉजी इज अबाउट कैसे रहा जाए। अच्छा, तो आपका मानना है कि दोनों चीज़ें ये हमारी लाइफ में दोनों चीज़ें ही इम्पोर्टेंट हैं और दोनों चीज़ें ही इंडिविजुअली भी अलग अलग काम करती हैं एंड आर इंटरलिंक्ड ऑल्सो टू सम एक्सटेंट। की वास्तु करते हुए एक सही वास्तुकार जो होते हैं वो एस्ट्रोलॉजिकली जो प्लैनेटरी इफेक्ट्स आ रहे हैं उनका भी ध्यान जरूर रखते हैं। अगर एस्ट्रोलॉजिकल सब ठीक है और वास्तु कहीं खराब है तो उसका क्या रेमेडी है, हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं? वो तो फिर जो ऐसे में जो इंडिविजुअल प्लेस है जो वहाँ पे जाके ही हम देख के निकाल सकते हैं कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, किस टाइप की प्रॉब्लम है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक मेरे क्लाइंट हैं, उनका एस्ट्रोलॉजिकली सब कुछ ठीक था लेकिन चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा था उनको। तो मुझे बाद में उन्होंने वास्तु के लिए भी बुलाया, तो देखा जब जाके, अब ये चीज़ क्या थी उन्होंने भी खुद ने भी रियलाइज़ नहीं की, लेकिन जब मैं गया तो जाके देख के मुझे पता लगा कि उनके बेडरूम में जो उनका बेड है, बेड के बिल्कुल ऊपर बीचों बीच बीम क्रॉस हो रहा था। अब ये बीम क्रॉस होना, देखिए घर में बीम्स की तो ज़रूरत होती है लेकिन वो देखना वास्तु के अकॉर्डिंगली ज़रूरी होता है कि बीम्स कहाँ पे हैं और कहाँ नहीं होने चाहिए। वो जो बीम था दैट वाज द प्रॉब्लम फॉर देम फॉर नॉट हैविंग कंसेप्शन। तो जब उसका हमने, अब बीम हटाना भी आसान नहीं है तो बिल्कुल तो ऐसे में फिर उसका हमने कुछ निवारण किया और उसके फिर 1 साल बाद उनको कंसेप्शन हो गई। तो वो सब चेक करना पड़ता है अकॉर्डिंगली। आप तांत्रिक एक्टिविटीज़ में भी विश्वास करते हैं? मैं खुद नहीं वो एक्टिविटीज़ करता हूँ लेकिन हाँ विश्वास ज़रूर करता हूँ कि करते तो है ही हैं, लोग बहुत करते हैं, बस ये ध्यान नहीं रखते। ऐसे में आम तौर पे जो देखने में आया है, लोग तांत्रिक एक्टिविटीज़ को नेगेटिविटी के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं और जिस वक्त वो नेगेटिविटी किसी और के लिए नेगेटिविटी करवाने के लिए वो जिस वक्त वो एक्टिविटी करवा रहे होते हैं वो जेलसी की वजह से या गुस्से की वजह से, तब उनको ये ध्यान नहीं होता कि इसका अल्टीमेटली नेगेटिव इफेक्ट उनके ऊपर, खुद के ऊपर भी आएगा। एनर्जी की डिटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं कि गुड एनर्जी है, बैड एनर्जी है, इसको कैसे हम डिटेक्ट करें? देखिए वैसे तो वास्तु में इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं कि उनसे हम एनर्जी डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मेडिकल फील्ड में भी वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। उससे हम एनर्जी रेज पता लग जाती है कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, कितनी वीक एनर्जी है। लेकिन फॉर अ लेमैन मैं ये कहना चाहूँगा जो वास्तु सपोज नहीं भी करवाना चाहते, आप जब किसी भी खास करके शाम के टाइम, रात के टाइम आप किसी जगह घर में जाते हैं, किसी प्रॉपर्टी में एंटर करते हैं, आपको जैसे ही एंटर करते ही जो फीलिंग आए, खास करके अगर आप अकेले हैं तो एंटर करते ही जो फीलिंग आए, अगर वो एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है तो इसका मतलब है देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। तो ये पैरानॉर्मल में आती है एनर्जी डिटेक्शन या फिर हम एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच के अंडर लेंगे? नहीं, इसमें पैरानॉर्मल इज अ डिफरेंट थिंग। बट नेगेटिव एनर्जी को हम अगर पैरानॉर्मल नहीं, नेगेटिव एनर्जी को इस तरीके से आप पैरानॉर्मल नहीं ले सकते, लेकिन अगर आपको एंटर करते ही साथ सपोज कुछ अच्छा ना लगे, आपका मन खराब हो, नेगेटिव एनर्जी आपको फीलिंग हो, यू डोंट हैव टू गो बाय पैरानॉर्मल थिंग। लेकिन इसका मतलब है वहाँ पे एनर्जी मीटर के अंदर जब कल को चेक करेंगे तो वीक एनर्जी आएगी,
दूसरा, अगर हम थोड़ा बहुत तांत्रिक एक्टिविटीज से लें, अगर सपोज किसी ने कुछ तंत्र मंत्र करवाया है नेगेटिवली किसी जी। के ऊपर, तो उस व्यक्ति के ऊपर ये तंत्र मंत्र व्यक्ति के ऊपर भी करवाया जा सकता है और प्रॉपर्टी के ऊपर भी करवाया जा सकता है। तो ऐसे में क्या होगा कि अचानक से चीज़ें होने लग जाएंगी, जैसे कि अचानक से आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, अचानक से आप लाइट की प्रॉब्लम होने लग जाएगी, अचानक से घर में प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी, अचानक से, जैसे कुछ समय पहले एक क्लाइंट है मेरे, उनके साथ हुआ, सोते सोते उन्होंने सर्दियों के दिनों में हीटर अपने साथ रखा हुआ था, वाटर हीटर अपने बेड में, और उसी में ही फायर हो गई सरप्राइजिंगली। तो वो पैरानॉर्मल के तांत्रिक एक्टिविटीज आर बेसिकली रिलेटेड विद पैरानॉर्मल, आई थिंक। नॉट रियली, थोड़ा सा उसमें अलग चीज़ होती है। पैरानॉर्मल में तो फिर क्या होता है, वी गेट इनटू डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग पीपल हु हैव डाइड, उनकी कुछ जैसे आत्माएं, अगर हम बात करें कि वहाँ पे है या कुछ है। तांत्रिक में क्या होता है कि हम लोग मंत्रों के थ्रू, जो तांत्रिक मंत्र होते हैं उनके थ्रू किसी के ऊपर इफेक्ट्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपने सुना होगा, जैसे वशीकरण मंत्र सुने होंगे आपने, जी। एक फेमस नाम है ये, इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो इस टाइप की काम जो करते हैं वो तांत्रिक एक्टिविटीज के अंदर जैसे आते कई हैं। बार सुनने में आता है कि तांत्रिक एक्टिविटीज बेसिकली जैसे शमशान में कोई लोग करते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली शमशान एरिया ऐसा है, वहाँ पे हॉन्टेड एरिया उसको कंसिडर किया जाता है कि जैसे नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव जी वाइब्स। जी जी। तो अगर जैसे कोई एक्टिविटी ऐसे हो रही है, किसी के ऊपर किया जा रहा है, तो उसमें एस्ट्रोलॉजिकल कोई रेमेडी से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं? उसमें क्या है कि दो तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो उसके अगर सिम्टम्स देखने को मिले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अचानक तबीयत खराब हो गई, जी। अचानक गुस्सा आ गया, अचानक झगड़ा हो गया, अचानक घर में कोई प्रॉब्लम आ रही है बार बार, तो ये सिम्टम्स हैं कि किसी ने कुछ तांत्रिक एक्टिविटी करवाई है। जी। तो पहले तो ये टेस्ट करने के, ये चेक करने के कुछ एक तरीके होते हैं कि उसको चेक किया जाएगी कि क्या कुछ तांत्रिक एक्टिविटी हुई है कि नहीं हुई है। जी। अगर उसमें आ जाए निकल के कि हुई है या नहीं हुई है, फिर हम हर एक जो फैमिली का मेंबर है उनकी हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली उनकी हॉरोस्कोप क्या कहती है। देखिए, कुछ हॉरोस्कोप के कॉम्बिनेशंस होते हैं, जी। वो कॉम्बिनेशंस मेनली राहु केतु ड्राइव करते हैं, मेनली। कुछ हद तक शनि भी करते हैं, जी। कुछ हद तक 8वां भाव भी करता है, और कुछ हद तक मून की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है उसमें। लेकिन जो मेन ड्राइविंग फैक्टर्स हैं वो राहु केतु के होते हैं। एक लाल किताब नाम से बुक आती है, तो वो उसका और एस्ट्रोलॉजिकल क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस ये है, उसने छोटी छोटी रेमेडीज दी होती हैं हर चीज़ के लिए, तो वो और एस्ट्रोलॉजी कैसे डिफरेंट है? देखिए वो भी एस्ट्रोलॉजी है, वो एक डिफरेंट पद्धति है जी। एस्ट्रोलॉजी करने की। जैसे कि आप ये कह लीजिए कि फाइनेंस का आदमी है, जी। MBA फाइनेंस किया है, और या कह लीजिए साथ में कोई एक तो व्यक्ति है MBA फाइनेंस और एक है CA, जी। अब दोनों ही फाइनेंस के लोग हैं, तो उस तरीके से आप मान सकते हैं। मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी की हुई है। जी। लाल किताब जो है, ये रावण संहिता जो है, रावण संहिता में रावण एक बहुत विद्वान रहे हैं, जी। तो उन्होंने जो एस्ट्रोलॉजी बनाई, उनकी जो संहिता में एस्ट्रोलॉजी लिखी गई, लाल किताब उस रावण संहिता से निकल के आई है। तो ऐसा नहीं है वो गलत है, वो भी सही है। बहुत से लोग खास करके पंजाब की साइड में कुछ हद तक जो पंजाब के साथ का लगता हुआ हिमाचल का एरिया है, वहाँ पे भी लाल किताब का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। वो भी सही एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो है ही है। जो आप उपायों की बात कर रहे हैं वो भी सही उपाय हैं लाल किताब के, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है, जो उपाय हम लोग करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जी। ये उपाय होते हैं थोड़े से लॉन्ग टर्म एंड इजी गोइंग एंड आराम से करने वाले। आपने सुना होगा एक डॉक्टर है जो कि आराम से स्टेरॉइड्स नहीं देता, वो इजी गोइंग मेडिसिन देता है, वो हल्की हल्की मेडिसिन देता है, जैसे होम्योपैथी है या कुछ हद तक एलोपैथी है, कुछ हद तक आयुर्वेद है, सॉरी। दूसरा डॉक्टर है, वो है भी एलोपैथी का फास्ट रिलीफ एंड साथ में वो स्टेरॉइड्स भी ऐड कर देता है।
कि ताकि कल ही रिलीफ हो जाए। तो लाल किताब के उपाय जो है वो तो है आपके लिए एलोपैथी विद स्टेरॉइड, कि उसका उपाय तो किया कि आपका काम नहीं चल रहा, आप जाके सरकारी ऑफिस के सामने मिट्टी में ये गाड़ा हो, आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, आप जाके कुत्ते को इतना ये खिलाया हो, अच्छा। आपकी हेल्थ खराब हो गई, अचानक से आप पानी में कितना कोयला बहा दो, तो ये तो है इमीडिएट रिलीफ। ये इफेक्ट करते हैं इनके? बिल्कुल करते हैं, जी। ये तो इमीडिएट रिलीफ है कि कल परसों में ही रिलीफ, 2 दिन में 3 दिन में आपको दिख जाएगा जी। इसका। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी कराते हैं, जो लाल किताब के अलावा जैसे मैं करता हूँ, जी। इसमें उपाय जो होते हैं ये मोर टू डू होते हैं कि लॉन्ग टर्म इन लाइफ, 3 महीने 6 महीने की लाइफ, साल भर की लाइफ, 2 साल की लाइफ, या आगे की लंबी लाइफ। पर अगर उसमें जैसे किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में वास्तु या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, तो वो लॉन्ग टर्म में कैसे बेनिफिट उसको होगा? क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे पेशेंस लेवल थोड़ा सा कम रहता है। इस चीज़ का थोड़ा सा है, ऐसे में ये चीज़ है कि थोड़ा सा तो आपको खुद को अपना पेशेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा, जी। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के जो उपाय हैं, चाहे वो जेमस्टोन्स है या पाठ पूजा है, जी। मेरा मानना है उससे पहले जो ज़रूरी है वो है सेल्फ कंट्रोल एज अ उपाय। सबसे बड़ी बात है विद इन एस्ट्रोलॉजी, मुहूर्त एक ऐसी चीज़ है जो कि एक उपाय का काम करता है। अगर सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ पेशेंस नहीं है तो एस्ट्रोलॉजी के उपाय कोई काम नहीं आ पाते हैं जल्दी से। जी। जहाँ तक बात रही, दूसरा ये तरीका है कि आप मिक्स एंड मैच कर लें, लाल किताब और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उपाय कर लें, लेकिन उपाय का मतलब ये नहीं है कि आप, अब एक बात बताइए आप मुझे, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, कोई एक व्यक्ति हर रोज अल्कोहल पीता है, जी। वो हर रोज हाफ बॉटल से लेके 1 बॉटल फुल विस्की की पी लेता है, उसका लीवर खराब हो गया, बिल्कुल लीवर सिरोसिस हो गया, ठीक है। जी। अब वो डॉक्टर के पास गया और कोई इतना बढ़िया डॉक्टर, उन्होंने कहा कि मैं गारंटी करता हूँ, वैसे कोई डॉक्टर गारंटी करता नहीं है, जी। लेकिन उस डॉक्टर ने कह दिया कि मैं गारंटी करता हूँ कि मेरी दवाई से ये लीवर ठीक हो जाएगा, जी। ठीक है जी। और उस डॉक्टर ने वो दवाई दे दी, बढ़िया दवाई दी, और लीवर ठीक हो जाता है उससे, ठीक है। लेकिन उस व्यक्ति का लीवर फिर भी खराब ही रहा, उसका लीवर ठीक नहीं हुआ बल्कि और खराब हो रहा है। क्यों? क्या? इसका कारण ये है क्योंकि वो व्यक्ति ने दवाई तो लेनी शुरू कर दी लेकिन अल्कोहल नहीं छोड़ा। जी। तो आप एस्ट्रोलॉजिकल उपाय तो कर रहे हो, जी। वो होगा तो तब ना जब आप खुद मेहनत करोगे। आप बैठे हो सोफे पे कि पैसे आ जाएं, पैसे कहाँ से आ जाएंगे? आप जेमस्टोन पहन के मेहनत करो, तो मेहनत से आपको जो पहले 100 रुपए की बजाय 50 रुपए मिलने थे, अब 100 के 100 पूरे मिल जाएंगे आपको। जी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तो उपाय कर लिया तो अब मेरा काम हो जाना चाहिए। तो काम और पेशेंस तो चाहिए हर उपाय के अंदर। जी। आप ऑनलाइन सेशंस भी देते हैं? आपके साथ अगर कोई कनेक्ट करना चाहे तो कैसे आपको कंसल्ट कर सकते हैं? मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों करता हूँ, जैसे आपको सूट करे, जैसे क्लाइंट को सूट करे। वो आके मेरे ऑफिस में भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं, फ़ोन के ऊपर जैसे भी, बिकॉज आजकल तो दुनिया ऐसी है। अब मेरे क्लाइंट्स जो यूएस में हैं या सिंगापुर में हैं या यूके में हैं, वो लोग तो आ नहीं सकते तो ऑनलाइन ही करते हैं। कई बार ऑड टाइमिंग्स भी हो जाते हैं, यूएस के तो खास करके ऑड टाइमिंग हो जाते हैं रात को 10-11 बजे, तो दैट्स फाइन, मतलब आई एम फ्लेक्सिबल ऑन दैट। एस्ट्रो और वास्तु के फील्ड में आपको कितने साल हो गए हैं अब तक? मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करिए। 2023 मई से मैंने प्रोफेशनली फुल टाइम ये काम शुरू किया, उससे पहले जॉब में ही था मैं। जी। तो बट फॉर्चुनेटली विद गॉड्स ग्रेस आई एम satisfied in the sense that there are repeat clients in both the fields and there are new clients coming through their existing client reference also. जी। अब रिपीट क्लाइंट तो तभी आएंगे ना जब वो सेटिस्फाइड होंगे। इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोगों को, हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज मेरा मेनली यही है, देखिए बबीता, कि एस्ट्रोलॉजी इज वन साइंस विच वन शुड यूज टू वंस ओन बेनिफिट। अब वो कैसे कर सकते हैं कि आप एक फ्रिक्वेंसी बांध लीजिए, चाहे 6 महीने की चाहे 1 साल की, कि उस 1 साल या 6 महीने में आप अपने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कीजिए और ये जानिए कि आगे आने वाला टाइम कैसा रहेगा, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने एक्शंस बनाइए कि अगर अच्छा समय है तो मैक्सिमम बेनिफिट मिले, डिफ़िकल्ट टाइम है
तो वो डिफ़िकल्ट टाइम भी आराम से निकल जाए। दूसरा, मैंने क्योंकि अब एस्ट्रोलॉजी और वास्तु आई एम टीचिंग ऑल्सो, मैं सिखा भी रहा हूँ, तो इतना कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। जी। आप सीख के भी खुद का घर के लिए, फैक्ट्री के लिए, ऑफिस के लिए वास्तु कर सकते हैं, अपने खुद के फैमिली मेम्बर्स के लिए एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप लर्निंग करने के बाद अपना खुद का एज अ प्रोफेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी का, विच आई एम फाइंडिंग इज़ अ वेरी रिवॉर्डिंग करियर इफ़ डन फुल्ली प्रोफेशनली एंड ऑनेस्टली। वैभव जी, हमारे इस शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो Thank you. जानकारी आपने हमारे व्यूवर्स को दी है एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो Thank you, Babita, for inviting me today here to your podcast studio. And I look forward to having more of such sessions and connecting with you more often. Thank you so much. थैंक यू। Namaskar. नमस्ते।